नमस्कार भैया बहनों। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक गांधीनगर आबू रोड के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत। हम कक्षा 10 के अध्याय 1 की विषय वस्तु के बारे में समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 के अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय के प्रथम भाग के वीडियो में हमने मौर्य वंश की संपूर्ण विषय वस्तु को समझा था। आज हम इस वीडियो में उससे आगे की विषय वस्तु को समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसका मंत्री या सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध में एक नए राजवंश की नींव डालता है, जो कि आगे चलकर एक नए नाम से मगध में स्थापित होता है, शुंग वंश। आइए प्रस्तुत है शुंग वंश की कुछ सामान्य जानकारियाँ और उसको पूरा समझते हैं और ध्यान से उसको आप देखिएगा, समझिएगा। इस स्क्रीन को अगर संभव हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में भी उतार लेवे। तो शुंग वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। वह अपने राज्य काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने 191 ईस्वी तक राज्य किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणवेता पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसके पुरोहित थे। पुष्यमित्र के बाद जो प्रमुख राजा हुए वह थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व में सिंहासन से उतार दिया और यहीं से ही देवभूति के पश्चात शुंग वंश का समाप्ति हुई। भारत के अंदर, दक्षिण के अंदर एक और राजवंश हमको देखने को मिलता है। एक नए राजवंश की विषय वस्तु को हम आगे अब समझते हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की अगर बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में इस वंश की स्थापना हुई। 2 नदियां हैं भारत की, गोदावरी और कृष्णा नदी, उनकी घाटियों के अंदर इस वंश की स्थापना हुई। आंध्र में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन वंश की नींव रखी। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। ध्यान रखना, सातवाहन वंश जो है वो आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिमुक ने सातवाहन वंश का राजकाज 37 ईस्वी पूर्व तक संभाला, वहाँ तक माना जाता है। उसके पश्चात सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। तो इस प्रकार से सिमुक के बाद थोड़ा सा सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात पश्चिमी क्षत्रपों का राजवंश रहा, उस वंश की स्थापना हुई। लेकिन सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की स्थापना की। तो सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने
जो 23वां शासक था सातवाहन वंश का, उसने पुनः सातवाहन वंश को की सत्ता को स्थापित किया और वाशिष्ठीय पुत्र पुलमवी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश की कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। ध्यान रखना, यज्ञश्री जो 27वां शासक था सातवाहन वंश का, उस 27वें शासक ने अपने काल के अंदर कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिसमें जलपोत भी अंकित है। ध्यान रखना, जलपोत। इससे यह पता चलता है कि इसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। ध्यान रखना, जलपोतों से के अंकन से ध्यान में आता है कि इसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखना, सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए हिंदू धर्म को मानते थे। ये शासक विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उनके शासनकाल में वाणिज्य, व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा सातवाहन वंश के काल के अंदर चांदी, तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनवाए, जिसमें एक सुप्रसिद्ध चैत्य आपने नाम सुना भी होगा, कार्ले का चैत्य। यह कार्ले का चैत्य भी सातवाहन वंश के काल में ही बना, जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह चैत्य वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। कार्ले का चैत्य वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ध्यान रखना इसको, इस बिंदु को। तो हमने दो राजवंशों को अभी समझा, शुंग वंश और सातवाहन वंश। इसके पश्चात एक विस्तृत और बहुत बड़े साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है। एक नया वंश भारत में उभर कर आता है मगध के ऊपर, और वह वंश था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के नाम से शुरुआत भारत में होती है। तो आइए अब समझते हैं आगे गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत हम चर्चा करते हैं। गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक भूमिका को अगर हम समझते हैं तो ध्यान में आता है, गुप्त साम्राज्य के प्रारंभ के अंदर उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी के आसपास, ध्यान रखना, 275 ईस्वी के आसपास श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की भारत में स्थापना हो जाती है। ध्यान रखना, श्री गुप्त, भारत में गुप्त वंश की स्थापना होती है। गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक श्री गुप्त। तो 275 ईस्वी के अंदर श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना होती है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्राग प्रशस्ति में श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। ध्यान रखना, श्री गुप्त के बाद दूसरा गुप्त वंश का शासक हुआ घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के बाद एक व्यवस्थित और विस्तृत एक नए राजवंश की शुरुआत भारत में होती है, जो कि आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की साम्राज्य को आगे बढ़ाता है।
चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो कि गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखना, ये बिंदु उतार लेना, आप नोट कर लेना। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत के नाम से एक संवत चलाया। 319 ईस्वी में, ये सन भी ध्यान रखना आप। उसके पश्चात गुप्त वंश का एक और शासक हुआ। इसके पश्चात समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इनका शासनकाल 335 ईस्वी से लगाकर 380 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इनके द्वारा जीते हुए क्षेत्र को 5 समूह में बांटा गया। ध्यान रखना, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया। यह थे गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आटविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य, शक एवं कुषाण राज्य। उसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रमः लिखा मिलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों के ऊपर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। ये बिंदु ध्यान में रखना। वह संगीत में निपुण था, कविराज कहा जाता था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए भी है। समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उसकी आकृति दर्शाई हुई है, उसमें वीणा बजाते हुए है। वह विष्णुगुप्त का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु का भक्त था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। इसके पश्चात गुप्त वंश के शासन को आगे बढ़ाने का काम किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासन को संभालता है। समुद्रगुप्त का पुत्र था ये। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवराज और देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह संबंधों के माध्यम से साम्राज्य को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ये देखिए पहला पॉइंट, गुजरात को अपनी राजधानी बनाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीत लिया था। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक के ऊपर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और उसके पश्चात इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 412 ईस्वी के पश्चात गुप्त वंश का शासन कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय संभालते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ध्यान रखना, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय को अपने अंतिम समय में पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसका राज्य बहुत विस्तृत था, जैसा कि यहाँ बताया गया, सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। उसके पश्चात गुप्त वंश के शासन को आगे बढ़ाने का काम 455 ईस्वी के बाद स्कंदगुप्त ने किया। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ये स्कंदगुप्त के बारे में ये तथ्य ध्यान में रखना आप। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया।
जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। उसको अपनी शासन की शुरुआत के अंदर ही म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा, लेकिन इन हूणों के ऊपर वह विजयश्री प्राप्त करता है और अपने वंश की यश कीर्ति को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, शासक हुए और 457 ईस्वी तक आते आते गुप्त वंश अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया। और इस गुप्त वंश के काल में अनेक सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हमको देखने को मिलती है। गुप्त वंश के काल में अनेक सांस्कृतिक स्थापनाएं हुई, अनेक बहुत श्रेष्ठ कार्य हुए, उसको समझते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। ये तथ्य ध्यान रखना आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम था फायान, ये ध्यान रखना। राजकाज की भाषा उस समय क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त वंश के काल में देखा जाए तो हमारे राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम तथा रघुवंशन महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक विशाखदत्त और कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। देखिए इतने प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास, विशाखदत्त और अनेक शूद्रक, कोशकार, अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। तो इतने बड़े बड़े नाटककार, साहित्यकार इस गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से महत्वपूर्ण हैं। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल के अंदर और भी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी काल के अंदर आर्यभट्ट बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ, ब्रह्मगुप्त ज्योतिराचार्य गणितज्ञ, वराहमिहिर ज्योतिराचार्य। झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से ज्ञात होता है कि उस काल के अंदर वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के अंदर श्रेष्ठ काम हुए, आविष्कार हुए और इसके प्रमाण आज भी उपलब्ध है। उसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। तो इस प्रकार से गुप्त वंश का काल भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है। यह काल भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपनी अविस्मरणीय छाप इस भारत वंश के इतिहास में छोड़कर जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सुंग वंश, प्रारंभ में सातवाहन वंश, उसके पश्चात गुप्त वंश की विस्तृत जानकारी समझी, पढ़ी। भैया बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, ये जो भी मैंने आपको बिंदु रूप में ये पढ़ाया है, इसको हम बिंदुवार एक किसी कॉपी में, सामाजिक ज्ञान की एक कॉपी बनाकर उतार लेवे, ताकि वापस जब दोहरान करें तो इसको ही पढ़ लेंगे तो भी पर्याप्त हो जाएगा हमारी तैयारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, समझा। आगे इस अध्याय को और हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।